हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है जीरो ऑर्डर रिएक्शन और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और इसके अलग अलग जो काइनेटिक ग्रोथ हैं वो भी मैं आपको अलग अलग समझाऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किसे कहते हैं। जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है इसकी जो डेफिनेशन है वो पहले बात करेंगे। डेफिनेशन यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किसे कहते हैं। देखिए, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनका रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ओनली concentration of the one reactant यानी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका जो रेट ऑफ द रिएक्शन है, जिसकी जो दर है वो केवल रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे सभी अभिकारक अणुओं में से केवल एक अभिकारी पदार्थ की सांद्रता पर निर्भर करता है। भाई सपोज कर लेते हैं हमारे पास रिएक्शन A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू प्रोडक्ट है और यहां ये हमारे पास इसका रेट ऑफ रिएक्शन dx अपॉन dt इज इक्वल टू k इंटू A1 एंड B 0 एंड C 0। भाई हमारे पास रिएक्टेंट कितने इसमें? 3, रिएक्टेंट 1, रिएक्टेंट हमारे पास 2, रिएक्टेंट 3। अब तीनों जो रिएक्टेंट हमारे पास हैं, डेफिनेशन क्या बोलती है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन उन रिएक्शंस को हम कहते हैं जिनका रेट ऑफ द रिएक्शन यानी कि ये रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड ओनली वन कंसंट्रेशन, इनके एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। भाई देखो हमारे पास ये A है, इसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है कौन? रेट ऑफ द रिएक्शन। इसकी पर डिपेंड नहीं कर रहा, ना ही इसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। तो इसलिए ऐसे रिएक्शन को हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। भाई देखिए एक बार मैं फिर रिपीट करूंगा डेफिनेशन को कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनका रेट ऑफ रिएक्शन केवल एक अभिकारी पदार्थ की सांद्रता पर निर्भर करता, भले ही उसके अंदर 3, 4, 5, 6 रिएक्टेंट भाग ले रहे हों, केवल एक रिएक्टेंट की सांद्रता पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, उन्हें हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। अब बात करते हैं एग्जांपल ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एग्जांपल ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हमारे पास सबसे पहला एग्जांपल है H2O2 का विघटन यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का विघटन, H2O प्लस के हाफ O2। कहीं भी देखिए आप जो H2O2 का, अगर इसकी मैं बात करूं तो dx अपॉन dt इक्वल टू के H2O2, ये इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है। अगर मैं बात करूं एग्जांपल नंबर 2, CH3 COO C2H5 प्लस H2O इज इक्वल टू CH3 COOH प्लस C2H5OH, यानी कि एस्टर का जो है जल के साथ अभिक्रिया करेंगे एस्टर की, तो हमारे पास इसका जो dx अपॉन dt आएगा बराबर k इंटू CH3 COO C2H5। H2 की कंसंट्रेशन का रेट ऑफ द रिएक्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए यह रिएक्शन भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाता है। एग्जांपल नंबर 3, चीनी C12 H22O11 प्लस H2O इज इक्वल टू C6 H12O6 प्लस C6 H12O6, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो इसके लिए dx अपॉन dt हो जाता है बराबर k इंटू C12 H22O11
and 1 and H2O। और हम जानते हैं कि रेट ऑफ द रिएक्शन जल की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, तो ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है। अगर मैं बात करूं एक रिएक्शन की, मैं और बात करूंगा, एग्जांपल नंबर 4, ये हमारे पास बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड है N2Cl प्लस, यदि इसको हम H2O दें तो इक्वल टू हमारे पास यहाँ ये क्या बन जाता है, फिनोल बन जाता है प्लस N2 और प्लस HCl। तो देखिए ये भी हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये भी हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अगर हम बात करें यहां पर इसमें, यानी कि इसका एक संबंध निकल कर आता है। मैं अभी देखिए बात करते हैं। हमारे पास देखिए ए कोई हमारे पास रिएक्टेंट है और ये यहां पर कोई प्रोडक्ट बनता है। ए रिएक्टेंट है और कोई ये प्रोडक्ट बनता है। इसकी जो प्रारंभिक सांद्रता है, इनिशियली कंसंट्रेशन बराबर इसकी क्या है, ए है, और प्रोडक्ट शून्य बनेगा। जब प्रोडक्ट शून्य बनेगा तो टी टाइम बाद, यानी कि टी टाइम बाद जो है ये हमारे पास मान लीजिए x विघटित होता है, तो ये x हमारे पास यहां जाता है। अब अगर हम इसके रेट ऑफ द रिएक्शन की बात करेंगे स्टूडेंट्स, रेट ऑफ रिएक्शन की जो हम बात करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास होगा प्रोपोर्शनल टू a माइनस x। जब रेट ऑफ द रिएक्शन की dx अपॉन dt प्रोपोर्शनल टू a माइनस x, यानी कि हम बात करते हैं इसकी कि dx अपॉन dt इज इक्वल टू k इंटू a माइनस x। अगर हम इसको यहां ले लेते हैं dx अपॉन a माइनस x बराबर k dt। अब हम इसका क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, देखिए अपॉन इंटीग्रेशन दिस इक्वेशन। अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, यानी कि dx अपॉन a माइनस x इज इक्वल टू k dt, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। जब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं तो हमें देखिए जो प्राप्त होता है माइनस log e a माइनस x बराबर kt प्लस c। और यहां पर जो c क्या है, कांस्टेंट है। c इज ए इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अगर हम इस इक्वेशन में टाइम 0 रख दें और विघटन यानी कि x बराबर भी 0 रख दें, तो माइनस log e a माइनस 0 यानी कि x की जगह हमने 0 रख दिया बराबर k गुना 0 t की जगह 0 रख दिया प्लस c। तो ये हमारे पास आ जाता है माइनस log e a बराबर c। तो ये हमारे पास आती है इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारे पास थी। अब देखिए c बराबर क्या हमारे पास क्या आया है, तो c का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर रखते, देखिए इक्वेशन फर्स्ट में माइनस log e, देखिए फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास a माइनस x बराबर kt माइनस, यानी कि प्लस है लेकिन यहां पर क्या है, ये हमारे पास माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस log e प्लस, यानी कि log a, c की वैल्यू रख रहे हैं log a। अब मैं इस log को इधर ले आता हूं, देखिए log e a माइनस log e a माइनस
x बराबर के टी। अगर देखिए हम इसको यानी के log e बराबर a अपॉन a माइनस एक्स, log e बराबर a अपॉन a माइनस एक्स बराबर के टी। तो हमारे पास ये संबंध आता है। आगे देखिए बोर्ड पर जगह नहीं है, मैं इधर इसको करूंगा। हमारे पास ये जो वैल्यू आई है log e इंटू a अपॉन a माइनस एक्स के टी, log e इंटू a अपॉन a माइनस एक्स बराबर के टी। और log e जो बराबर होता है वो बराबर 2.303 log 10 के बराबर होता है। तो ये वैल्यू यहां रखेंगे तो हमारे पास 2.303 log 10 बराबर के टी। ये भी तो हमारे पास है यहां log 10 a अपॉन a माइनस एक्स दिया है, a अपॉन a माइनस एक्स log 10 हो जाता है। यहां 2.303 log 10 a अपॉन a माइनस एक्स और बराबर के टी। अगर के टी की बात करें, के टी बराबर 2.303 log 10 a अपॉन a माइनस एक्स और k इक्वल टू 2.303 अपॉन t इंटू log a अपॉन a माइनस एक्स। देखिए तो हमारे पास ये संबंध आया है। तो इस तरीके से हम इसको रेट कांस्टेंट k इक्वल टू रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट t क्या है, टाइम है, और हमारे पास a इनिशियल कंसंट्रेशन a माइनस एक्स जो हमारे पास शेष मात्रा होती है। अब बात करेंगे इसमें हम, और जो हमारे पास यानी कि ग्रोथ कैसे कैसे यानी कि किस किस तरीके से हम इक्वेशन को लिख सकते हैं, नोट कर लीजिए पहले आप। इसके बाद इसके फिर हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास बात करें यदि वॉल्यूम ऑफ रिएजेंट यानी कि वॉल्यूम ऑफ रिएजेंट, वॉल्यूम ऑफ रिएजेंट्स आर गिवन इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। अगर वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस आपको यानी कि वॉल्यूम दिया गया, रिएजेंट आर गिवन इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस दिया गया है, तो इसमें हमारे पास जो इक्वेशन होती है वो k बराबर 2.303 अपॉन t इंटू log अपॉन माइनस v। ये हमारे पास इक्वेशन होगी। इस तरीके से हम इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। और यदि हमारे पास अगर हम बात करें कि v0 क्या है, बराबर हमारे पास v0 है वॉल्यूम is used at zero time, at
जीरो टाइम, और VT बराबर वॉल्यूम यूज्ड एट T टाइम, and V infinite is equal to volume used at infinite time, तो इसमें केस फर्स्ट क्या हो जाता है? इसके लिए यदि हमारे पास यहां पर यानी कि V0 इज इक्वल टू वैल्यू नहीं दी गई है, इज नॉट गिवन, देन इक्वेशन क्या होगी? KT इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T इंटू log। देखिए इस समीकरण में देखिए आप लोगों को ये वैल्यू नहीं दी गई, अगर जब ये वैल्यू नहीं दी गई है तो हमारे पास ये इक्वेशन हो जाती अपॉन माइनस VT। तो इस तरीके से हमारे पास ये इक्वेशन हो जाती है। अब बात करते हैं केस नंबर 2 की। अगर केस नंबर 2 की जो हम बात करेंगे तो केस नंबर 2 में हमारे पास यदि V इंफिनिट इज नॉट गिवन, केस नंबर 2 की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, केस नंबर 2 इज नॉट गिवन, देन हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T इंटू log 10। भाई हमारे पास इक्वेशन क्या थी? ये थी अनंत माइनस V0 टाइम और इन्फिनिट माइनस VT। भाई क्या नहीं थी वैल्यू हमारे पास? ये वैल्यू नहीं है, तो क्या आ जाएगा? V0 टाइम एट VT टाइम। ये हमारे पास समीकरण हो जाती है सेकंड केस में। कभी कभी क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल जो है, देखिए न्यूमेरिकल भी इसमें पूछे जाते हैं, यदि वॉल्यूमेट्रिक में वॉल्यूम आपको 0 टाइम पर दी गई हो और T टाइम पर दी गई हो। अब यदि हमारे पास इफ इंफॉर्मेशन इज गिवन इन टर्म ऑफ एंगल ऑफ रोटेशन, इफ इंफॉर्मेशन इज नॉट 2 की बात कर रहे हैं यहां, इफ इंफॉर्मेशन is given in term of angle of rotation of optically तो हमारे पास जो पोलरिमेट्री होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन क्या होगी हमारे पास हो जाएगा K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T इंटू log 10 R इंफिनिट माइनस R0 अपॉन R इंफिनिट माइनस RT। अब देखिए जो वैल्यू मैंने आपको बताई है, इसमें केस फर्स्ट क्या होगा? केस फर्स्ट की जो हम बात करेंगे, केस फर्स्ट इफ R0 is not given, then equation K is equal to 2.303 अपॉन T इंटू log। भाई इसकी वैल्यू क्या दे दी आपको? नहीं दी गई है, तो ये हो जाएगा log 10 R इंफिनिट अपॉन R इंफिनिट माइनस RT। अब बात करते हैं केस नंबर 2 की। इसी में केस नंबर 2 की हम बात करेंगे।
केस नंबर 2, केस नंबर 2 क्या हमारे पास केस नंबर 2 है? इफ R infinity is not given, then इक्वेशन क्या हो जाएगी? K इक्वल टू 2.303 अपॉन T इंटू log 10। भाई क्या वैल्यू? ये हमको नहीं दिया गया है, तो R0 अपॉन RT हमारे पास इक्वेशन हो जाती है। ये बात की हमने। इफ इंफॉर्मेशन इज गिवन टर्म ऑफ एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ ऑप्टिकली, तो इस तरीके से हम ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो समीकरणें होती हैं वो इस तरीके से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम ज्ञात कर सकते हैं। यदि हम प्रेशर भी दिया गया हो रिएक्टेंट इनिशियल स्टेज, यानी कि प्रेशर जो हमारे पास है, अब मैं बात कर लेता हूं। हमें दिया गया है कि P0 प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट इनिशियल प्रेशर या इनिशियल स्टेज, ये इनिशियल स्टेज में दिया गया है। तो यहां पर जो हमारे पास P0 माइनस x होगा वो प्रेशर ऑफ सच ए रिएक्टेंट एट टी टाइम। तो टोटल प्रेशर की जो हम बात कर लेते हैं यहां, भाई टोटल प्रेशर की जो हम बात, यदि A से हमारे पास प्रोडक्ट यहां B बनता है प्लस C बनता है प्लस D बनता है प्लस E बनता है, तो इसकी कंसंट्रेशन क्या प्रारंभ में क्या है? इनका प्रेशर क्या है? ये और ये भी 0 रहेगा। और यानी कि कुछ समय पश्चात यानी कि P माइनस x की जो हम बात करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे? ये भी x हो जाएगा, ये भी x, ये भी x और ये भी x हो जाएगा। तो हमारे पास ही हो जाएंगे P0 P0 और P0 और P0। अब इस केस में हम क्या करेंगे? फर्स्ट केस में हम क्या करते हैं? फर्स्ट केस में हमारे पास इफ द टोटल प्रेशर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इज गिवन इन प्लेस ऑफ प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, देन तो P टोटल बराबर हमारे पास P माइनस यानी कि P0 माइनस x प्लस x प्लस x प्लस x। ये केस फर्स्ट। केस सेकंड में हम क्या करते हैं? इफ द प्रेशर ऑफ वेसल्स आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, यानी कि बहुत ज्यादा समय लगे, जब बहुत ज्यादा समय लगता है तो उस समय यानी कि P अनंत पता नहीं कितना समय लगेगा, तो बराबर P0 प्लस P0 प्लस P0। इस केस में नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स सेकंड ऑर्डर रिएक्शन पढ़ेंगे और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पढ़ेंगे।